हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण नॉमेनक्लेचर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स वीडियो के साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक समझें। तो देखिए, अगर हमें आईयूपीएसी नामकरण पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का, तो जो है हमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझना होगा। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका जो प्रतीक होता है वो C होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक ये कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। एटॉमिक वेट परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कार्बन 6 का, तो 2,4 होगा। मीन्स K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L कोष में 4। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पर इसकी जो वैलेंसी होगी, जिसे हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखिए, वैलेंसी जो होती है वो बाह्य कोष में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इसको हम सहसंयोजक वैलेंसी या केवल वैलेंसी भी कह सकते हैं। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये जो है अन्य तत्वों के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसकी जो है वैलेंसी 4 होने के कारण इसकी जो बंध होते हैं, बंध के प्रकार, कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है, कार्बन 3 प्रकार के बंध बना सकता है। नंबर 1, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। जैसे इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाए और ये हाइड्रोजन एटम हो जाए, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? सिंगल बॉन्ड। दूसरा, द्विबंध, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है इस प्रकार से, ठीक है। और तीसरा, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन 3 प्रकार के बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन के यौगिक इतने अधिक मात्रा में क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? तो कार्बन जो है एक विशेष लक्षण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। श्रृंखला मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, दूसरा अगला से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से आपस में कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं, एक चेन बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। तो ये प्रवृत्ति कार्बन में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे ज़्यादा है। अकेले कार्बन के 10 से 12 लाख यौगिक पाए जाते हैं। अब इतने अधिक यौगिक होने के कारण कार्बन के यौगिकों को अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक अलग से ब्रांच डेवलप की गई, जिसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रृंखलाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये खुली श्रृंखला ओपन चेन, जिसे ओपन चेन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है बंद श्रृंखला, क्लोज चेन। इस प्रकार से जैसे बेंजीन जो है एक बंद श्रृंखला युक्त यौगिक है, यह है क्लोज चेन।
बंध श्रृंखला। तो कार्बन के इतने अधिक मात्रा में यौगिक का होना जो है वो क्यों संभव हुआ, इसकी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन खुली और बंद दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं बना सकता है, इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा पाई जाती है। अब हमें जो हमारा जो टॉपिक है उस पर पहुंचते हैं। हमें मुख्य रूप से जो डिस्कस करना है आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमें ये याद रखना है कि जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन या तो एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध किसी भी प्रकार से उपस्थित हो, वहाँ पर वो अपने चारों ओर 4 बंध बनाता है, 4 से ज़्यादा बंध नहीं बना सकता। ये तुम्हें याद रखना है। अब जो है, अगर हमें आईपीएसी नामकरण सीखना है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या होगा, पूर्व लग्न क्या होगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या पूर्व लग्न, परफेक्स से बोलते हैं, परफेक्स। नंबर ऑफ, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। जैसे C1 है तो C1 को हम लिखेंगे मेथ। अगर C2 हो गया तो लिखेंगे एथ। अगर C3 हो गया तो लिखेंगे प्रोप। अगर C4 हो गया तो लिखेंगे ब्यूट। अगर C5 हो गया तो लिखेंगे पेंट, ये हो जाएगा पेंट। अगर C6 कार्बन हो गए तो लिखेंगे हेक्स। अगर C7 कार्बन हो गए तो लिखेंगे हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट। अगर C8 कार्बन हो गए तो लिखा जाएगा ऑक्ट। अगर C9 कार्बन हो गए तो लिखा जाएगा नोन। और अगर C10 कार्बन हो गए तो लिखा जाएगा डेक। ये कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी सीखने की ये प्रथम सीढ़ी है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कार्बन के आधार पर उनका परफेक्शन नहीं पता है तो आप लोग आईपीएसी नहीं लिख सकते। इसलिए इसको जो है एक पेज में लिखकर अपने कमरे में सामने टांग लीजिए, जिससे बार बार नज़र पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे याद हो जाएंगे पेपर तक। मेथ, 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, 7 कार्बन से हेप्ट, 8 कार्बन से ऑक्ट, 9 कार्बन से नॉन और 10 कार्बन से डेक। कम से कम इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नॉमेनक्लेचर, तो इसको नोट कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं आईपीएसी मीन्स क्या होता है। देखिए, आईपीएसी मतलब होता है, आईपीएसी एक संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस संगठन का काम ये है कि जो भी पुराने यौगिक हैं या जो नए यौगिक खोजे जाएंगे उन सभी के नामकरण करना उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में समझते हैं। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी आईपीएसी नामकरण की? तो देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कार्बनिक यौगिक थे, ये कार्बनिक या कार्बनिक कोई भी यौगिक था रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो उस यौगिक का जो नाम था हर प्रदेश और देश और भाषा के अनुसार बदल जाता था। जैसे हम बात कर लेते हैं मेथेन की, तो CH4 का नाम जो है फायर गैस भी होता है, फायर डंप गैस या मार्स गैस भी होता है, या दलदल से प्राप्त गैस भी कहते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं। जैसे CH3COOH को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम में। तो देखा यह गया कि किसी एक ही यौगिक का
अलग अलग प्रदेश या अलग अलग देश में अलग अलग नाम होता है। जिससे दिक्कत क्या होती थी, दिक्कत ये होती थी, मान लिया एक प्रदेश से कोई छात्र दूसरे प्रदेश पढ़ने गया या एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई स्टूडेंट पढ़ने गया, तो उसको सबसे पहली दिक्कत जो अध्ययन में होती थी, स्टडी में। अब उसने यहाँ पर पढ़ा नाम मार्स गैस, दूसरी जगह हो गया उसका नाम हो गया फायर डंप गैस, तो नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो जो है यहाँ पढ़ाया गया एसिटिक एसिड, दूसरी प्रदेश गया वहाँ पर नाम चेंज हो गया भाषा के अनुसार। तो क्या होता था, अध्ययन करने में असुविधा होती थी। इन असुविधाओं को देखते हुए ही आईपीएससी नामकरण की आवश्यकता महसूस की है। दूसरी रिसर्च, जो वैज्ञानिक जो होते हैं, जो खोज करते हैं लेबोरेटरी में, तो उनको रिसर्च करने, आपस में रिसर्च करने में, रिसर्च को साझा करने में क्या होती थी, अनुसंधान या रिसर्च करते हैं उनको रिसर्च जो है उनको आपस में साझा करने में दिक्कतें होती थी। अब इंडिया का कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, इंग्लैंड का कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, एक ही यौगिक पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे देश में नाम दूसरा है और इंग्लैंड में नाम दूसरा हो गया, तो उनको आपस में जो समस्याएं हैं उनको आपस में अध्ययन करने में दिक्कतें आती थी। और तीसरा जो था वो व्यापार था, बिजनेस, व्यापार। मान लिया कोई एक देश से व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है, अब वहाँ पर किसी यौगिक का नाम दूसरा है, दूसरे देश में नाम परिवर्तित हो गया, तो जब एक देश से दूसरे देश में नाम ही परिवर्तित हो जाएगा तो उसको बिजनेस या व्यापार करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए आईपीएससी ने क्या सोचा, आईपीएससी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि जितने भी तत्व या कोई भी कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या रसायन विज्ञान के अंतर्गत खोजा गया पुराना या नया यौगिक, उसका नामकरण कर देना, उसका नामकरण कर देना जो है ये आईपीएससी संस्था का काम होता है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यहाँ पर हमें सीखना है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन, एल्केन से शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है CnH2n+2, ये इनका एक कॉमन फार्मूला है, CnH2n+2, ये इनका एक कॉमन फार्मूला होता है। अब जो है इसके आधार पर हम इनके जो है सूत्र बनाएंगे, तो एल्केन के अणुसूत्र और नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्केन का अणुसूत्र कैसे बनेगा, यहाँ पर N की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन ले लेंगे, तो एक कार्बन को C1 लिख लेंगे या C लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, एक N की जगह एक लेंगे तो 2 × 2 2 4 CH4, तो CH4 को कैसे लिखा जाएगा, मेथ। C1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, C1 को बोलेंगे मेथ। और मेथ में हमने ये तो बताया नहीं, इसका जो सफिक्स होता है अनुलग्न, अनुलग्न सफिक्स, इसका सफिक्स होता है एन, क्या होता है, एन। ठीक है, तो मेथ में एन जोड़ देंगे हम, तो क्या बन गया, मेथेन, मेथेन। ठीक है स्टूडेंट, मेथेन हो गया। इसी प्रकार से कार्बन बढ़ाते जाएं, एन की जगह पर 2 कर लें तो C2 हो जाएगा, और H की जगह पर 2 करेंगे, एन की जगह 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो C2H6, तो C2H6 हो गया हमारा एथ, और इसमें एन जोड़ दो तो क्या बन गया, एथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन 3 कर दो तो N 3 होगा, तो 3 दूनी 6 2 8, मतलब C3H8, तो क्या होगा, 3 से क्या होता है, प्रोप होता है, पूर्व लग्न C3 से प्रोप होता है, प्रोप में N जोड़ दें क्या बन जाएगा,
प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। C4 कर दें तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, C4H10। तो C4H10 कौन है, 4 कार्बन से ब्यूट होता है और ब्यूट में N जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 5 कार्बन करें C5 होगा और 5C5 होगा तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 2 12, C5H12 हो जाएगा। तो 5 से क्या होता है, पेंट, और पेंट में N जोड़ दें, पेंट में N जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। फिर इसी प्रकार से कार्बन 6 लेंगे तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12 2 14, मतलब हाइड्रोजन दूनी से 2 अधिक होंगे तो C6H14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन से हेक्स होता है और हेक्स में जोड़ दें, क्या हम हेक्स में जोड़ दें, N जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। इसी प्रकार से C7 कार्बन ले लें तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 7 दूनी 14 2 16, हाइड्रोजन याद रखें दूनी से 2 अधिक, ऐसे याद कर लें। तो 7 दूनी 14 और 2 16, 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट होता है और हेप्ट में N जोड़ दें तो क्या बन गया, हेप्टेन। क्या बन गया, हेप्टेन। इसी प्रकार से C8 ले लें तो हाइड्रोजन 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएंगे। 8 कार्बन क्या होता है, ऑक्ट होता है, ऑक्ट होता है, यहाँ पर ऑक्स लिख दिया हमने, ऑक्ट होता है, ऑक्ट, ऑक्ट होगा और ऑक्ट में N जोड़ देंगे, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। C9 करेंगे तो H कितना होगा, 9 दूनी 18 और 2 20, H20, तो क्या हो जाएगा, नोन, और नोन में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नोनेन, नेन हो जाएगा। और C10 करेंगे तो H कितना होगा, 10 दूना 20, अब उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। तो C10H22 क्या होता है, डेकेन, डेक में N जोड़ देंगे, डेकेन, डेकेन। क्या बन जाएगा, डेकेन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनके जो है नाम रखे गए। हम परफेक्ट्स में क्या जोड़ेंगे, परफेक्ट्स में मेथ एथ रहेगा, और यदि हमारे पास क्या है, एल्केन है तो इसका जो अनुलग्न होगा एन होगा, तो मेथ में एन जोड़ोगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन। तो इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको एल्केन के सूत्र और एल्केन के नाम नहीं आ रहा है तो आगे के आईपीएससी समझ में आपको नहीं आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी से हम जो है इनको समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा ब्यूटेन, तो ब्यूट का मतलब हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, ब्यूट का मतलब 4, इतना पता होना चाहिए। और एन है मतलब एल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दूने से 2 अधिक कर दो तो C4H10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो 2 10। हमने कहा ऑक्टेन, तो ऑक्ट का मतलब हो गया C8, और हाइड्रोजन दूने से 2 अधिक, 8 दूनी 16 2 18। तो इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए देखेंगे क्योंकि आगे जो है यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए CH4, तो CH4 का मतलब ये होता है कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी तरीके से जुड़े होते हैं। अब C2H6 हो गया, तो C2H6 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए एक तो बॉन्ड ये हो गया, एक कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो एक बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या करें, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3। तो ये देखिए क्या हो गया, CH3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH3, या इसी को लिख दिया जाएगा C2H6। ये बन गया हमारा एथेन। ऐसे अगर प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या लिखा है, C3H8, मतलब यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे बना लो, 1 2 3। अब इसका सूत्र बनाना है, प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कार्बन हो गए 3,
तीनों में एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड एल्केन होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन से एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ऐसे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, अब इस कार्बन से देखिए कितने बॉन्ड है, 1 और 1 2, मतलब कार्बन के चारों टोटल बॉन्ड कितने होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, कितने कम पड़ रहा है, 2 बॉन्ड, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। ठीक है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। अब इस कार्बन में एक ही बॉन्ड था, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कार्बन यहाँ 1 2 3 C3 हो गया, हाइड्रोजन 8 है, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो आगे समझ में स्टूडेंट, ऐसे ही अगर मान लिया हमें पेंटेन बनाना है, पेंटेन का समझ बनाना है, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन मान लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। ठीक है, अब इनमें हम हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, बॉन्ड के अनुसार, जिस कार्बन में जितने बॉन्ड होंगे उसके अनुसार हम बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएंगे, 3 तो 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 1 1 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना, एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसका देखिए सूत्र क्या बन गया, CH3, फिर ये CH2, फिर तीसरा CH2, फिर चौथा CH2 और फिर लास्ट में फिर से CH3। इस प्रकार से इनकी ये संरचना बन जाएगी पेंटेन की जो है। इसी प्रकार से किसी की संरचना आप बना के देख सकते हैं। अब जब संरचना बना लेना तो वहाँ पर देखना कि परमाणु नहीं कम ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से 2 अधिक 12 है, यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। या यहाँ देख लीजिए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी आना चाहिए हमें एल्केन की। ठीक है, किस प्रकार से बनेगी ये समझ लें, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केन, अब इसी के आधार पर हम लोग सीखेंगे एल्किल समूह के बारे में, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के बारे में। तो देखिए एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है एल्केन जो यौगिक था। जैसे हमारे पास एक एल्केन है, मेथेन है मान लिया, ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर हटा दिया जाए, तो किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो प्राप्त समूह होता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है, एल्किल समूह कहते हैं, इसे आर से लिखा जाता है, आर मीन्स एल्किल होता है और इसमें एक बाण जोड़ लगाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो एल्किल होते हैं वो एल्केन से बनते हैं और बनते कैसे हैं, एक हाइड्रोजन को हटाने पर, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इसलिए बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बाण जरूर लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसका सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, तो एल्किन का +1 होगा। ठीक है, और इसका जो श्रेणी अनुलग्न होगा, अनुलग्न सफिक्स जो होता है वो इल होता है, YL इल। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सूत्र इनके बनते हैं। हमारे पास है एक कार्बन C हो गया, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 1 कम 2 1 3 होंगे, CH3, और ये इस प्रकार से लाइन खींचेंगे क्योंकि बैलेंसी 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन से मेथ हो गया, क्या हो गया, मेथ। अब मेथ में अब इल जोड़ेंगे, इल YL, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथिल। अब जैसे 2 कार्बन करेंगे तो हो जाएगा C2, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 से 1 अधिक, वहाँ 2 अधिक यहाँ 1 अधिक, तो C2 और 2 दूनी 4 1 5, लेकिन बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये एक क्या करेंगे, एक बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन क्या होता है, एथ होता है, एथ। अब एथ में इल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा, ये क्या बन गया, एथिल बन गया। ठीक है, एथिल। अब
जो है 3 कार्बन करेंगे तो C3 हो गया हाइड्रोजन, दूने से एक अधिक, 3 दूनी 6 7, लेकिन एक बॉन्ड सिंगल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप होगा। अब प्रोप में इल जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन करेंगे तो C4 होगा। अब हाइड्रोजन दूने से अधिक, 4 दूनी 8 1 9 होंगे, एक सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। ब्यूट में इल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। ठीक है, अगर हम 5 कार्बन करेंगे तो C5 होगा, हाइड्रोजन दूने से अधिक, 5 दूनी 10 1 11 होगा, एक बॉन्ड हो जाएगा तो हो जाएगा पेंट में इल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटिल। तो इस प्रकार से हम पूरे 10 तक बना सकते हैं। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी ये समझते हैं। C2H5 का मतलब हो गया 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 रखने हैं। तो देखिए इस कार्बन के हम 3 हाइड्रोजन कर लेंगे कंप्लीट, तो इसकी बैलेंस कंप्लीट हो गई। 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब बचे कितने हाइड्रोजन, 5 हैं, बचे कितने 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब एक हाइड्रोजन कम है इसलिए बॉन्ड लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है CH2 है, ये क्या है CH3, तो इसको लिख लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो लगाएंगे बैलेंस कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे प्रोपिल लिखा तो प्रोपिल का मतलब, प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, सॉरी 1 2 हो गए, यहाँ भी 1 2 होंगे, लेकिन एक बॉन्ड कम होने के कारण ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होने के कारण ये बॉन्ड बना के छोड़ दिया जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये CH2 और फिर ये CH3। तो इस प्रकार से हम ब्यूटिल और पेंटिल का भी बना लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम होने के कारण वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए इसको समझ लें जो है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एल्केन और एल्कीन के एल्किल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एल्कीन क्या होते हैं, पहले एल्कीन देखते हैं। देखिए एल्कीन का मतलब ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, कॉमन फार्मूला, वो होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। और इनका जो श्रेणी अनुलग्न होता है, सफेक्स, इसका जो सफेक्स होता है वो होता है इन। क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। ठीक है, अब इनके सूत्र देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन, कम से कम 2 कार्बन के भी डबल बॉन्ड होता है, तो इसका जो प्रथम यौगिक होगा वो 2 कार्बन युक्त होगा तो C2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन दूने होंगे पूरे, यहाँ पर C2H2 होगा, C2H2। ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4, H2 नहीं, C2H4 होगा, दूने होंगे ना, 2 दूनी 4। तो देखिए इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नेम और IUPAC नेम। तो सामान्य नेम या कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम ये होगा एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन। लेकिन IUPAC नाम की बात करेंगे, 2 कार्बन से एथ होता है, और एथ में हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथीन। क्या बनेगा, एथीन बनेगा। ऐसे कार्बन 3 करेंगे तो C3 होगा, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 होंगे, तो क्या होगा, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपलीन। ठीक है, लेकिन जब IUPAC नाम में जाएंगे तो क्या होगा, प्रोप होगा, प्रोप में इन जोड़ देंगे
प्रोपीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या करेंगे हम, यहाँ पर कार्बन 4 करेंगे तो हाइड्रोजन दूने हो जाएंगे, C4H8, ये हो जाएगा ब्यूटलीन। ब्यूटलीन, तो ब्यूटलीन कॉमन नेम होगा, आईपीसी नाम है, ब्यूट होगा, और ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बनेगा, ब्यूटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम 5 कार्बन कर दें तो C5 होगा, हाइड्रोजन H10 होंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, पेंट होगा, पेंटलीन। पेंटलीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट, और पेंट में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन। ठीक है, तो हम आईपीएससी नाम आसानी से समझ सकते हैं, इनके हम परफेक्ट्स याद रखें। मेथ है, मेथ में इन जोड़ो मेथीन, एथ में इन जोड़ो एथीन, प्रोप में इन जोड़ो प्रोपीन, ब्यूट में इन जोड़ो ब्यूटीन, पेंट में इन जोड़ो पेंटीन, 6 हेक्स में इन जोड़ो हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन। ये इनके नाम हो जाएंगे। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो देखिए कैसे बनेगी, जैसे हमने एल्केन की स्ट्रक्चर बताई थी वैसे एल्कीन की स्ट्रक्चर होगी। एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ 2 कार्बन है तो देखिए हमने बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के, तो डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट करना है, तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, इस कार्बन की 2 बैलेंसी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसे, इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड है इसलिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसे, सॉरी 3 जुड़ गए, ज़्यादा जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 नहीं जोड़ेंगे, गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 यहाँ भी हो गए, 1 2 3 4 यहाँ भी हो गए, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे प्रोपीन की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, अब एक कार्बन के बीच क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, तो बैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है मतलब एक है हाइड्रोजन कम है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर क्या है, एक ही बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन कम है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये CH3 बन गया, ये क्या हो गया, CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। ऐसे ब्यूटीन, पेंटीन और आगे के जितने भी एल्कीन है इनकी स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ठीक है, इनके कॉमन नेम और आईपीएससी नाम समझ लें, जो है पूरे 10 तक आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एल्काइन के बारे में, एल्काइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्काइन ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एक त्रिबंध होना चाहिए। पूरी कार्बन श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, एक त्रिबंध होना चाहिए। अगर त्रिबंध उपस्थित है तो ऐसे यौगिक जो होते हैं एल्काइन के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो कॉमन फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, कॉमन फार्मूला CnH2n-2, मतलब दूने से 2 कम, जैसे एल्केन दूने से 2 अधिक, एल्काइन दूने से 2 कम होंगे। और इनका जो श्रेणी अनुलग्न होगा, परफेक्स सॉरी सफेक्स, जो सफेक्स होता है वो आइन होता है, आइन क्या होता है, आइन होता है। ठीक है, तो इनके देखते हैं हम लोग कुछ यौगिक, जैसे हमारे पास है 2 कार्बन C2, क्योंकि जनक यौगिक प्रथम यौगिक जो होगा 2 कार्बनिक होगा C2, तो हाइड्रोजन जो होंगे 2 दूनी 4, 4 में से 2 कम कर देंगे, H2 हो जाएगा। तो कॉमन नेम में इसको एसीटिलीन पढ़ते हैं, एसीटिलीन पढ़ा जाता है, लेकिन आईपीएससी नाम में इसको हम क्या पढ़ाएंगे, ये तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नेम हो गया, ये कॉमन नेम है, और ये इसका आईयूपीएससी नेम होगा। तो आईपीएससी नेम में इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए आईपीएससी नेम में क्या होगा, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, और एथ में हम क्या जोड़ेंगे, सफिक्स आइन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कार्बन 3 करेंगे, तो 3 कार्बन से क्या होता है, C3 होता है। तो C3 होने के बाद अब हाइड्रोजन कितने होंगे, दूने से 2 कम करो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4 होगा। तो इसका कॉमन नेम होता है मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, लेकिन जब आईपीएससी नाम लिखेंगे
तो यहाँ पर 3 कार्बन से प्रोप होता है, प्रोप में आइन जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही 4 कार्बन करेंगे तो C4 होगा, हाइड्रोजन दूने से 2 कम, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, C4H6 होगा। तो इसका कॉमन नाम नहीं होकर सीधे IPSC नाम लिखा गया है। तो IPSC में क्या हो जाएगा, ब्यूट होगा, और ब्यूट में आइन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ऐसे ही आगे 10 तक हम लोग बना सकते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए एथ का मतलब हो गया, एथाइन का मतलब 2 कार्बन होंगे, और 2 कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जैसे लिखा गया है प्रोपाइन, प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई, 3 है, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 1 4 पहले से कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यहाँ पर एक ही वैलेंसी है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो ये CH3 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे इधर को लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा CH3। तो ये हो गया प्रोपाइन। ऐसे ब्यूटाइन और अन्य यौगिकों के सूत्र हम लोग बना लेंगे जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हमें डिस्कस करने के लिए हम लोग पहले समझेंगे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। प्रक्रियात्मक बोलते हैं या क्रियात्मक समूह बोला जाता है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जो ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ऐसे यौगिक फंक्शनल ग्रुप या जो है क्रियात्मक समूह बोले जाते हैं। तो इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो एल्केन यौगिक होते हैं, जैसे हमने CH4 मेथेन लिखा था, CH4 मीन्स मेथेन, तो मेथेन में क्या था, एक कार्बन से इस प्रकार से हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध। तो एकल बंध जो होता है बहुत ही स्थायी होता है, और स्थायी होने के कारण इसको आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता है, इसलिए मेथेन यौगिक बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एथेन की। C2H6 हो गया, तो जब C2H6 होगा एथेन, तो एथेन में क्या हो गया, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, एथेन में भी क्या होंगे, इस प्रकार से दो कार्बन होंगे और इनसे हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने बना के आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, सभी कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे। और सिंगल बॉन्ड जो होता है, जहाँ भी होता है एकल बंध जो होता है बहुत ही स्थायी होता है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये यौगिक भी बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा कि यदि हम इन यौगिकों के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और इनको एल्किल समूह बदल दें, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एल्किल बन गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दिया एल्किल बन गया, अब उनके स्थान पर ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जोड़ दिए जाएं जो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा दें, तो ऐसे परमाणु या परमाणु समूह ही क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। जैसे हम Cl जोड़ दें, ठीक है, Cl जोड़ दें, Cl को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 भाई, CH3 में Cl जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, अगर हम OH जोड़ दें, क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें CHO तो क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। अगर हम क्या जोड़ दें यहाँ पर COOH तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर C⋅O जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर O जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CH3OCH3 बन जाएगा। तो ये किस प्रकार से बने, देखिए ये ऐसे परमाणु समूह है Cl, OH, CHO, ये समूह जब हमारे मेथिल समूह से जुड़ दिए, मेथिल कहाँ से बना, मेथेन से बना, मेथेन का एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो मेथिल बन गया। हमने बताया था अभी एल्किल समूह के बारे में। अब ये मेथिल बन गया। अब इसमें क्या था, मेथिल में क्या था, अभी बताया था हमने कि मेथिल में क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये खाली है, अब इससे क्या हुआ है, क्रियात्मक समूह Cl जुड़ गया तो CH3Cl हो गया। अब इसके यहाँ पर
यहाँ पर Cl को जाए OH जोड़ दें CH3OH हो जाएगा। अगर इसके यहाँ पर CHO जोड़ दें CH3CHO बन जाएगा। अगर हम इसके जगह पर क्या जोड़ दें COOH जोड़ दें तो CH3COH हो जाएगा। तो ये जब ये समूह देखा गया Cl OH CHO COOH CO या O समूह, ये समूह जब जोड़ दिए जाते हैं, इन समूहों को जोड़ दिया गया एल्किल समूह से, तो देखा गया कि एल्किल समूह से जब ये समूह जोड़ दिए जाते हैं तो इन यौगिकों की क्रियाशीलता एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन यौगिकों को क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। जैसे Cl OH ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो आप लोगों से स्टूडेंट पूछा जाए क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि एल्केन की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है क्योंकि इनमें एकल बंध होता है। तो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए इनमें एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को जोड़ दिया जाता है जो एल्केन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे समूह जो होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट क्रियात्मक समूह की थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर विस्तार से आईपीएससी के बारे में हम स्टडी करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसका श्रेणी अनुलग्न सफिक्स, श्रेणी अनुलग्न मीन्स जो सफिक्स होता है वो आल होता है। क्या होता है, ऑल। क्या होता है, आल इसका श्रेणी अनुलग्न होता है स्टूडेंट्स। अब इसके नाम कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास है एल्केन, तो एल्केन में से क्या करेंगे, ई को निकाल देंगे, उसकी यहाँ पर ऑल जोड़ देंगे, ई को निकालेंगे ऑल जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्के नॉल। क्या बनेगा, एल्के नाल। ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नाम हो गया। ये इसका क्या होगा, आईपीएससी नाम होगा। ये क्या है इसका, आईयूपीएससी नाम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो ये हो गया एल्कोहल के सूत्र हो जाएंगे, फिर ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम होंगे और फिर ये कुछ आईयूपीएससी नेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कार्बन लेंगे, तो एक कार्बन से क्या होता है, मेथिल। मेथिल का सूत्र बता चुके हैं क्या होता है, CH3 होता है। अब CH3 में क्या जोड़ दें, OH। तो कॉमन नेम में CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, पीछे हमने बताया था अभी। और मेथिल में क्या जुड़ गया, OH, तो मेथिल एल्कोहल। कॉमन नेम में बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल कैसे आया हमने बताया था, CH4 अगर होता है तो मेथेन होता है, लेकिन अगर CH3 होता है तो इल आ जाता है, तो मेथिल हो गया। मेथिल हो गया, क्या हो गया, मेथिल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया, मेथिल। मेथिल समझ रहे हो कैसे बना, मेथेन से मेथिल बना। मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम होगा तो मेथिल हो जाएगा, इल लगता है, हमने बताया था। अब OH है तो एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल हो गया। लेकिन आईपीएससी नाम में कुछ नहीं करेंगे। आईपीएससी नाम में कार्बन देखेंगे, एक कार्बन से क्या होता है, मेथ। एक कार्बन से क्या होता है, मेथ। और मेथ में क्या करेंगे हम, ऑल जोड़ेंगे, तो क्या है, एल्केनॉल सूत्र है, तो मेथे एल्केनॉल। एक कार्बन तो मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया था दो कार्बन को C2H5 लिख सकते हैं। C2H5 वैसे क्या होता है, दो कार्बन का जो एल्केन होता है वो C2H6 होता है, दूने से दो अधिक हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जब एल्किल होता है तो दूने से एक अधिक होता है, तो दो दूनी 4 1 5 हो गए। अब यहाँ OH जुड़ गया तो C2H5 क्या होगा, एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल हो गया, एथिल। वैसे एथेन होता है जब 6 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन से एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल। OH क्या हो गया, एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। आईपीएससी नाम में इसी को जब लिखेंगे तो एथ में ऑल जोड़ देंगे, एथ में ऑल जोड़ देंगे तो एथेनॉल। आईपीएससी नाम एल्केनॉल याद रखें, एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। अगर हम 3 कार्बन करेंगे तो क्या होगा, C3 होगा। क्या होगा, C3 होगा। फिर हमने हाइड्रोजन कितने बताए थे,
एल्किल में दूने से एक अधिक, तो 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 7 हो गए। तो ये 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन एल्किल में क्या होगा, प्रोपिल। बताया था प्रोप में इल जोड़ेंगे, प्रोप में क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, तो प्रोपिल हो गया। और OH ले लेंगे तो प्रोपिल, और OH क्या हो गया, एल्कोहल। OH क्या हो गया, एल्कोहल। OH क्या होता है, एल्कोहल, तो प्रोपिल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। यहां पर हम ये लिख देते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या हो गया बताएं, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, ये छूट गया था, OH लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। IPS नाम में 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे तो एल्केनॉल मीन्स प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, यहां तक हो गया प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 10 तक आप लोग बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए 10 तक पूरी बनाकर। 4 कार्बन से हम क्या लेंगे, 4 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन दूने से एक अधिक रखना, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएंगे, मीन C4H9 हो जाएगा। तो C4H9 को ब्यूटिल पढ़ेंगे, ब्यूटिल में OH जोड़ेंगे तो एल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। IPS नाम में ब्यूटे और एल्केनॉल तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 5 कार्बन करेंगे तो C5 होगा, हाइड्रोजन C10, और उसमें हाइड्रोजन दोनों से एक अधिक मतलब C11 होगा, C5H11 होगा। तो क्या होगा, जब C5H11 होगा तो पेंटिल हो जाएगा, और पेंटिल और OH जुड़ेंगे तो पेंटिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम C6 करेंगे तो C6 का मतलब क्या हो गया, C6 करेंगे अगर तो हाइड्रोजन दूने से एक अधिक मतलब 6 दूनी 12 1 13 हो जाएंगे, तो 13 हाइड्रोजन होंगे, और OH जोड़ेंगे तो 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स होता है, हेक्स में इल जोड़ेंगे तो हेक्सिल हो जाएगा, और हेक्सिल में OH जोड़ देंगे तो क्या होगा, हेक्सिल एल्कोहल। तो ऐसे 10 तक आप लोग बना सकते हैं। IPSC नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया हमारा एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दूसरा है नंबर 2 हम लोग अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड RCHO, इसका क्या होता है, क्रियात्मक समूह। यहां पर लिख देते हैं ये क्या है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, RCHO, जिसको ऐसे लिख सकते हैं RC⋯O H। इसका जो श्रेणी अनुलग्न होगा वो क्या होगा, श्रेणी अनुलग्न होगा अल, क्या होगा, अल, नोट कर लें। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम, IPAC नाम क्या होगा। देखिए एल्केन के हमने बताया कि जितने भी यौगिक हैं वो एल्केन से बनाए गए हैं, क्योंकि एल्केन यौगिक बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो उनका एक हाइड्रोजन हटाया गया, उसकी जगह पर अलग अलग क्रियात्मक समूह जोड़ दिए गए। तो ये भी एल्केन से बनाए गए हैं, इसलिए एल्केन का हम क्या करेंगे, एल्केन के ई को हटाएंगे और वहाँ पर अल जोड़ देंगे। जो अनुलग्न होता है वो बाद में जोड़ा जाता है, अनुलग्न मीन्स जो बाद में जोड़ा जाए। तो बाद में क्या जोड़ा जाएगा, इसका अनुलग्न अल, तो क्या हो जाएगा, एल्केनल। एल्केन तो था और इसमें अल जोड़ गया तो एल्केनल, क्या हो गया, एल्केनल, क्या हो गया, एल्केनल। तो इसका IPSC नाम सभी लोग याद रखेंगे, एल्केनल होता है, क्या होता है, एल्केनल होता है। तो एल्डिहाइड के सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, एल्डिहाइड के सूत्र, कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर CHO तो क्रियात्मक समूह हो गया, इसके साथ में H जोड़ देंगे क्योंकि ये कार्बन पहले से है। तो सामान्य नेम में अगर CHO के साथ में H होता है तो फार्मा पढ़ा जाता है, तो ये होता है फार्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। SCHO फार्मेल्डिहाइड, SCHO फार्मेल्डिहाइड। CHO के साथ में
अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है, किसी भी क्रियात्मक समूह में कार्बन है पहले से, उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा जाता है, उसे फार्मा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फार्मा। अब यहाँ पर क्या है, ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, तो फार्मा में एल्डिहाइड जुड़ेंगे तो फार्मेल्डिहाइड, फार्मा में एल्डिहाइड जुड़ेंगे फार्मेल्डिहाइड। लेकिन आईपीएससी नाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। आईपीएससी नाम में हम नियम के अनुसार चलेंगे। क्या होता है? एल्केनल। आईपीएससी नाम क्या होता है? एल्केनल। तो एल्केनल को एक कार्बन हो तो क्या होगा? मेथ। मेथ में एल जोड़ेंगे तो मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ 2 कार्बन कर दें तो CH3CHO। तो अगर क्रियात्मक समूह में पहले से कार्बन है, उसके साथ पहला CH3 जोड़ा गया, तो उसे इस समूह को पढ़ते हैं एसिटा। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? एसिटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। आईपीएससी नाम में कुछ नहीं करेंगे, सीधे कार्बन काउंट करेंगे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या होता है हमारे पास? एथ होता है। अब एथ में क्या जोड़ दें? एल जोड़ दें तो एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। अब हम कार्बन 3 करते हैं। स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? CH3CH2CHO। तो कॉमन नेम में इसको प्रोपिओनेल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपिओनेल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, आईपीएससी नाम में कुछ नहीं करेंगे, सीधे कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या होगा? प्रोप होगा। प्रोप में एल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल। एल्केनल है तो प्रोपेनल, एल्केनल है तो प्रोपेनल हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एल्कोहल, ये हो गया एल्डिहाइड। अब देखते हैं अगला देखते हैं तीसरा नंबर पर कीटोन समूह। फंक्शनल ग्रुप इसका होता है, फंक्शनल ग्रुप इसका होगा इस प्रकार से बनाएंगे, C++O। ये फंक्शनल ग्रुप होता है इसका। ठीक है या इसके साथ हम क्या करेंगे? 2 एल्किल जोड़ सकते हैं, अलग अलग या समान। ये R का मतलब एल्किल समूह, R1 R2, या ये इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, C++O, ये R1, ये R1 और ये R2। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है, कॉमन फार्मूला, सामान्य सूत्र बोल रहे हैं, श्रेणी अनुलग्न। इसका जो श्रेणी अनुलग्न जो होगा, सफिक्स जिसे कहते हैं, वो होता है ओन। क्या होता है? ओन। क्या बोलेंगे? ओन। और इसका जो आईपीएससी नाम लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा? हमने बताया अभी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्यों जोड़े गए? क्योंकि एल्केन यौगिक बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उनके एक हाइड्रोजन को निकाला गया, उनके जगह पर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम जो है एल्केन से ही रखा गया है। तो एल्केन, क्योंकि एल्केन के व्युत्पन्न यौगिक हैं, तो एल्केन से ई निकालेंगे और ओन जोड़ देंगे। एल्केन से ई निकालेंगे, ओन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? एल्केन तो था, एल्केन से ई निकला, ओन आया, तो एल्केनोन। क्या बन गया? एल्केनोन। तो ये भी एल्केन का ही व्युत्पन्न यौगिक हो गया, एल्केनोन। ठीक है, अब इनके सूत्र बनाएंगे। तो कीटोन के सूत्र हो गए, कीटोन के सूत्र हो गए। फिर इनके कॉमन नेम होंगे, कॉमन नेम, और फिर कौन से नाम आएंगे? IUPAC नेम। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कीटोन में क्या होगा? ये है तो हमारा कीटोन ग्रुप हो गया, CO हो गया कीटोन ग्रुप। CO डबल बॉन्ड लिख सकते या केवल CO लिख सकते हैं। अब इससे 2 एल्किल जोड़ सकते हैं। ये CH3, लेफ्ट में CH3 जोड़ दिया जाएगा और राइट में CH3 जोड़ दिया। हमने बताया कि यदि हमारे क्रियात्मक समूह में पहले से ही कार्बन है और उसके साथ में पहला CH3 जोड़ा गया, तो पहले क्रियात्मक समूह में पहले से कार्बन है, उसका CH3 जोड़ा गया तो एसिटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एसिटा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ कीटोन है तो एसीटोन हो जाएगा। एसिटा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ कीटोन है तो एसीटोन हो जाता है। लेकिन आईपीएससी नाम में एसीटोन नहीं होगा, वहाँ पर नंबर गिनेंगे। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन क्या होगा हमारे पास? प्रोप। अब प्रोप में
ओन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। एल्केनोन इसका सूत्र है, एल्केनोन सूत्र याद रखें, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। और कीटोन जो ग्रुप है CO किस नंबर से जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से, तो प्रोपेनोन 2 हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनोन 2 इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा CH3 CH2 COCH3। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर कार्बन हो गए 4। 4 कार्बन से क्या होगा? जब यहाँ 4 कार्बन होंगे तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या होगा। यहाँ कॉमन नेम किस प्रकार से रखा जाएगा? यहाँ पर CH3 CH2 है और यहाँ पर क्या है? CH3 है, तो ये R1 एक एल्किल अलग हो गया और R2 एक एल्किल अलग हो गया। यहाँ पर क्या था? दोनों एल्किल समान थे, ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? दोनों तरफ जो CO से जो समूह जुड़े हैं, एल्किल समूह जो हमने भी पीछे बताए थे, वो अलग अलग हो गए। एक तरफ CH3 जुड़ा है, CH3 क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं, और CH3 CH2 क्या पढ़ते हैं? एथिल पढ़ते हैं। हमने एल्किल समूह बताए थे और बताया भी था, इनका भी आगे प्रयोग करेंगे। CH3 किससे बना? मेथेन से बना। मेथेन क्या एक हाइड्रोजन कम किया गया तो मेथिल हो गया। और यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या होता है? एथेन। एथेन का एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एथिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया ये मेथिल हो गया। क्या हो गया? मेथिल हो गया, और 2 कार्बन है एथिल हो गया, और CO क्या हो गया? कीटोन। मेथिल एथिल कीटोन हो गया, मेथिल एथिल कीटोन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, IPSC नाम में ये कुछ नहीं होगा, सीधे से ये नंबर काउंट कर लो। 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। तो 4 नंबर हो गए, तो 4 नंबर्स क्या होता है? 4 नंबर्स होता है ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे? ओन, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटे और नोन, ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन में कीटोन समूह किस नंबर से? 2 नंबर से, तो ब्यूटेनोन 2। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से कीटोन के नाम लिखे जा रहे हैं। अब ये कीटोन है, अब दोनों तरफ हमने दोनों तरफ एथिल जोड़ दिया, CH3 CH2 लेफ्ट भी जोड़ दिया और CH3 CH2 राइट भी जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, दोनों एथिल हैं, तो इसको लिख सकते हैं डाई एथिल। दोनों एथिल हैं, 2 बार एथिल है, डाई एथिल। क्या लिखेंगे? डाई एथिल। और CO को क्या लिखेंगे? कीटोन। तो डाई एथिल कीटोन क्या हो जाएगा? डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। अब IPSC नाम से क्या लिखेंगे? नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन क्या होता है? 5 कार्बन से होता है पेंट, और पेंट में ओन जुड़ेंगे तो एल्केनोन इसका सूत्र है, एल्केनोन इसका सूत्र है, तो क्या बन जाएगा? पेंटेनोन। क्या बनेगा? पेंटेनोन। पेंटेनोन इसका हो गया सूत्र। ऐसे ही आगे बना सकते हैं, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन, ऐसे बना सकते हैं। इनकी बनाकर प्रैक्टिस करिए और भी बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप नंबर 4, जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताएंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, या इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो गया, अब इसका लिखेंगे हम लोग क्या? सफेक्स, अनुलग्न, श्रेणी अनुलग्न, सफेक्स, श्रेणी अनुलग्न मीन्स सफेक्स। इसका सफेक्स होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ओइक अम्ल, इसका ये सफेक्स होता है। ठीक है, और IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम क्या बनेगा? ये भी एल्केन से बनाए गए हैं, तो एल्केन में से हम क्या करेंगे? E निकालेंगे और ओइक एसिड को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? एल्केन, और N में E निकला, ओइक जुड़ा, तो एल्केन और ओइक और जोड़ दो, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक
अम्ल इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ इसके देखते हैं यौगिक। तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सूत्र, फिर कॉमन नेम, और फिर IUPAC नेम। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर COOH पहले से उपस्थित है, मतलब पहले से मतलब कार्बन पहले से उपस्थित है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हमने बताया था अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो फार्मा पढ़ा जाएगा, तो यहाँ भी फार्मा होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो फार्मिक एसिड क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होगा। IPAC नाम में कुछ नहीं करना, सीधे देखेंगे कार्बन कितने, एक कार्बन है तो इसका ये IPAC नेम याद रखें, एल्केनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या होता है मेथ, तो मेथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। कार्बन कर दें हम 2 तो हो जाएगा CH3COOH। तो देखिए हमने क्या बताया था कि अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है उसके साथ पहला CH3 जुड़ा जाता है तो एसिटा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ भी एसिटा होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। लेकिन IPAC नाम में कुछ नहीं पढ़ेंगे, कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन क्या होता है, एथ होता है, और एथ में वो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक। इसका IPAC नाम क्या है, एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल मीन्स एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन 3 कर देते हैं, CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपियोनिक अम्ल होगा, प्रोपियोनिक अम्ल इसका कॉमन नेम होगा। IPAC नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन से प्रोप होगा तो एल्केनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपियोनिक होता है, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग इंट्रोडक्शन अभी सीख रहे हैं, फिर IPAC नाम अभी और विस्तार से समझेंगे, तो इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 2 क्रियात्मक समूह हमारे पास बचे हैं, एक तो बचा ईथर, दूसरा बता है हाइड्रोजन, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं क्रियात्मक समूह से इंट्रोडक्शन, तो जो है उसी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। ईथर, तो ईथर का जो प्रतिस्थापी समूह, इसके प्रतिस्थापी समूह बोला जाता है इसको, क्योंकि इसकी वरीयता कम होती है क्रियात्मक समूह से। तो प्रतिस्थापी समूह इसका जो होता है ROR- होता है, क्या होता है, ROR-। और इसका ये जो ईथर जो होते हैं इनका जो नाम लिखा जाता है तो इनका नाम जो होगा कार्बन से पहले लिखा जाएगा, इसलिए इसको परफेक्स बोलते हैं, पूर्व लग्न जो पहले लिखे जाए परफेक्स इसको बोलते हैं, परफेक्स। तो इसका परफेक्स होता है एल्कॉक्सी, इसका परफेक्स होता है एल्कॉक्सी। और इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC जो नेम होगा, क्योंकि जो ये परफेक्स है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो एल्कॉक्सी और एल्केन, इसका IPAC नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी और आगे एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन इसका IPAC नाम होता है। अब देखिए ईथर के जो सूत्र हो गए, कुछ सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर। ईथर के सूत्र, ये कॉमन नेम लिख लेंगे और हो जाएंगे इसके बाद IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ईथर यौगिक है, ईथर यौगिक में हमारा प्रतिस्थापी समूह O हो गया, और इससे ये अलग अलग एल्किल जोड़ सकते हैं। एल्किल का हमने बताया जो एल्केन से बनते हैं, तो एक तरफ हमने मेथिल ले लिया, दूसरी तरफ भी मेथिल ले लिया, तो ये CH3 मेथिल हो गया, दूसरा CH3 मेथिल हो गया, तो 2 मेथिल हो गए, तो क्या पढ़ेंगे कॉमन नेम में, डाई-मेथिल। क्या पढ़ेंगे, डाई-मेथिल। O को क्या पढ़ेंगे, ईथर, तो डाई-मेथिल ईथर, डाई-मेथिल ईथर इसका हो जाएगा कॉमन नेम। लेकिन IPAC नाम में
चेंज करेंगे, चेंज क्या होगा, एल्कोक्सी होगा। ये हिस्सा एक भाई, ये हिस्सा एल्कोक्सी पढ़ा जाएगा, ये हिस्सा एल्केन होगा। तो ये एल्कोक्सी पढ़ेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है। तो एल्कोक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी, एक कार्बन है मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। ये एक कार्बन है, एक कार्बन से एल्कोक्सी है तो एक कार्बन को पढ़ेंगे मेथॉक्सी, और राइट साइड में भी एक कार्बन है तो यहाँ क्या लिखा है, एल्केन, तो एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, मेथेन, तो हो जाएगा मेथेन। ठीक है, अब 2 कार्बन करके देखते हैं। जैसे लिख दिया हमने CH3 CH2 और फिर O और फिर ये CH2 CH2, मतलब एल्किल जोड़े दोनों तरफ 2 कार्बन कर दिए। तो ये 2 कार्बन हो गए, ये क्या हो गया, एथिल। ये 2 कार्बन है, ये भी क्या हो गया, एथिल। तो 2 एथिल हो गए तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल, डाई एथिल। और O को क्या लिखेंगे, ईथर, डाई एथिल ईथर। लेकिन IPSC नाम में ये नहीं चलेगा, वहाँ पर क्या होगा, 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे एक साथ, एथॉक्सी, एल्कोक्सी है तो हो जाएगा 2 कार्बन से एथॉक्सी, क्योंकि इसका जो सूत्र है वो एल्कोक्सी है। तो 2 कार्बन से हो गया एथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, एल्केन, मीन्स 2 कार्बन से एथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2O और फिर ये CH3 कर दिया। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, इसे तो प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन इसका एल्किल होगा तो प्रोपिल हो जाएगा। और ये क्या, CH3 मेथिल होगा, तो मेथिल प्रोपिल ईथर क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। IPSC नाम में ये नहीं चलेगा, यहाँ पर होगा एल्कोक्सी एल्केन, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी और ये मेथेन, प्रोपॉक्सी 3 कार्बन है, प्रोपॉक्सी 1 कार्बन है, मेथेन। तो इस प्रकार से ये हो गया ईथर। अब हम लोग लास्ट देखते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, ये क्या होता है, एल्किल समूह से जोड़ दिया जाता है हाइलोजन। हाइलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, X का मतलब होता है यहाँ पर F हो सकता है, यहाँ पर Cl हो सकता है, यहाँ Br हो सकता है, और यहाँ पर I हो सकता है, मीन्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो हो सकते हैं। ये X का मतलब हो गया। ठीक है, इसका ये तो हो गया क्या, प्रतिस्थापी समूह। ये क्या बोला जाएगा, प्रतिस्थापी समूह लिख देते हैं, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह, ये हो गया सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, ये हो गया इसका सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, हैलो एल्केन का। अब हमें और क्या चाहिए, इसका चाहिए पूर्व लग्न, क्योंकि प्रतिस्थापी है तो पूर्व लग्न होगा। तो पूर्व लग्न मीन्स परफेक्स, पूर्व लग्न मीन्स परफेक्स। तो इसका परफेक्स क्या होता है, इसका परफेक्स होता है हैलो एल्केन ही होता है, हैलो एल्केन। और IUPAC नाम भी यही होता है, IUPAC नेम भी यही होता है, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। जैसे Cl है तो क्लोरो एल्केन, Br है ब्रोमो एल्केन, I है तो आइडो एल्केन। ठीक है, तो इनके कॉमन नेम और IPSC नेम देखते हैं हम लोग। तो हैलो एल्केन के सूत्र हो जाएंगे, हैलो एल्केन के सूत्र, और फिर हो जाएगा कॉमन नेम, और इसके बाद IUPAC नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पहला लेते हैं CH3 Cl। तो कॉमन नेम में CH3 को मेथेन से बना है तो मेथिल होगा, क्या पढ़ेंगे, मेथिल। Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। लेकिन IPSC नाम में क्या होगा, हैलो एल्केन। तो Cl का नाम पहले लिखा जाएगा क्योंकि प्रतिस्थापी समूह। Cl हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन है मेथेन, क्लोरो मेथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 2 कार्बन कर लें, CH3 CH2 और Br ले लें, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हमने बताया था, 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता है एल्केन, लेकिन एल्किल क्या होगा, एथिल होगा, और Br ब्रोमाइड होगा, तो एथिल
ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। आईपीएसी नाम में क्या लिखेंगे, Br का नाम पहले लिखेंगे कि प्रतिस्थापी समूह है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन एथेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। 3 कार्बन करेंगे तो CH3 CH2 CH2 I, तो 3 कार्बन से बताया था। प्रोपिल होता है I, आयोडाइड हो जाएगा, तो प्रोपिल आयोडाइड। आईपीएसी नाम में क्या लिखेंगे, पहले I लिखेंगे तो आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स जितने भी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह थे आपके हाई स्कूल के सिलेबस में, वो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके आधार पर हम लोग आईपीएसी नामकरण के कुछ नियम पढ़ेंगे और फिर आईपीएसी बनाना सीखेंगे, तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। अभी जो हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस कर रहे थे उनका एक हमने चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के द्वारा आप लोग उनके श्रेणी अनुलग्न, उनके आईपीएसी नाम याद कर सकते हैं। देखिए पहला था जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसकी सबसे प्रथम वरीयता होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है COOH होता है, जिसको हम C+OH के रूप में लिख सकते हैं। इसका श्रेणी अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। और आईपीएसी नाम में बताया था एल्केन में से E निकलेगा, ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो एल्केनोइक एसिड या एल्केनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। दूसरा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड होगा, C+O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इसे लिखा जाता है अल से, श्रेणी में इसका अल। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, COOH आ जाए तो ओइक अम्ल, CHO आ जाए तो अल, क्या होगा अल। अब एल्केन में से E निकलेगा, अल जुड़ेगा तो एल्केनल। इनके आईपीएसी नाम और श्रेणी अनुलग्न आप याद कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल आईपीएसी नाम। CHO है मीन्स एल्डिहाइड अल, और आईपीएसी नाम एल्केनल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कीटोन होगा। कीटोन और एल्डिहाइड में अंतर ये होता है कि यहाँ ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह पर भी कोई दूसरा कार्बन या एल्किल ग्रुप आ सकता है, तो RC+OR, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, RC+OR या RCOR भी लिख सकते हैं। इसका श्रेणी अनुलग्न ओन होता है। एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है, इसे याद कर लें। एल्डिहाइड का ओन, कीटोन का, एल्डिहाइड का ओन, कीटोन का, एल्डिहाइड का अल और कीटोन का ओन। आईपीएसी नाम में एल्केन में से E निकलेगा, एल्केनोन, एल्केनोन हो जाएगा। इसके बाद एल्कोहल होगा, एल्कोहल को लिखते हैं OH से, और इसका श्रेणी अनुलग्न आल होता है। एल्केन में से E निकलेगा, आल जुड़ेगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एल्केन के बारे में जानते हैं, C डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन होगा, और इसका आईपीएसी नाम भी इन ही होता है, एल्कीन। अब एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध होगा, और इसका श्रेणी अनुलग्न आइन होगा, इसको एल्काइन लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये 2 प्रतिस्थापी समूह हम लोग अध्ययन करने हैं। पहला ईथर, ईथर का क्या होता है, दोनों ही जो है यहाँ पर एक ऑक्सीजन से 2 अलग अलग समूह या समान प्रकार के समूह जुड़ सकते हैं, इसको R और R' भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये प्रतिस्थापी समूह है तो प्रतिस्थापी समूह का नाम जो है पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको पूर्वलग्न बोलते हैं। पूर्वलग्न बोलते हैं तो इसको लिखा जाएगा एल्कोक्सी। तो इसका ये वाला हिस्सा एल्कोक्सी होता है और ये वाला हिस्सा एल्केन होता है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। इसी प्रकार से हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन का मतलब एक्स हाइलो एल्केन होता है, ठीक है। इसको RX भी लिख सकते हैं, RX। अब X का मतलब होता है FCl-BrI, मतलब X की यहाँ पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी ले सकते हैं। हाइलो एल्केन ही इसका आईपीएसी नाम श्रेणी अनुलग्न होगा, और आईपीएसी नाम भी हाइलो एल्केन होगा, मीन्स हाइलो एल्केन ही इसका आईपीएसी नाम होगा, और हाइलो एल्केन इसका पूर्वलग्न होगा, ठीक है। यहाँ पर पूर्वलग्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एल्केन का नाम पहले लिखा गया, हाइलो पहले लिखा गया, मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक चार्ट हमने बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर ये चार्ट लगा लीजिए बनाकर जो है, और इनको रोज़ 1-2 बार देखते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें कुछ याद करने का ही नहीं, बस खाली COOH है तो वही कम होगा, एल्केनोइक एसिड, ऐसे आसानी से याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो है क्रियात्मक समूह के आधार पर अब आईपीएसी नाम लिखने के कुछ नियम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आईपीएसी नाम सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले इनके कुछ नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम होगा वो है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर CH3 CH और ये CH3 लिखा हुआ है,
नीचे की ओर CH2 CH2 और CH3 लिखा हुआ है। तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को नंबर मिल जाए। तो देखिए अगर हम 1 2 3 ऐसे नंबर करते हैं तो 3 कार्बन को नंबर मिलेगा। नंबरिंग हम ऐसे करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने नंबर मिले? 5 नंबर मिले। तो इस प्रकार से नंबरिंग करने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अब जो कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा उसे बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं, उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो ये प्रतिस्थापी समूह 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो हो जाएगा 2 मेथिल हो जाएगा। कार्बन कितने हैं? 5, कार्बन 5 से क्या होता है? पेंट, और सभी एल्केन है तो पेंटेन हो जाएगा। कल पढ़ाया था हमने एल्केन के बारे में, पेंट में एन जुड़ेंगे तो एल्केन बन जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला नियम यह है कि हम जब भी कार्बन यौगिक का नाम लिखेंगे तो देखेंगे कार्बन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मिल रहे हैं, वो तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हमें मिल रहे होंगे। दूसरा नियम यह है कि यदि हम जो है कार्बन यौगिक का नाम लिख रहे हैं तो वरीयता क्रम किसे देंगे? ठीक है, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम किसे देंगे? जैसे हमारे पास एक यौगिक है CH3 CH2 CH2 और ये है OH। अब OH देखिए जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो हम नंबरिंग हम इधर से करते हैं 1 2 3, तो OH हमारा क्रियात्मक समूह है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको मिल रहा है 3 नंबर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सही क्या होगा? 1 2 3। ये इसलिए सही होगा क्योंकि जिस कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है उसको हम क्या दे रहे हैं? कम से कम नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम यही है कि यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसको हम कम से कम नंबर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हमने कल पढ़ा था प्रोप होता है और OH को आल पढ़ते हैं, तो प्रोप और OH जुड़ा है 1 नंबर से, तो प्रोप 1 आल लिख सकते हैं या प्रोपे नाल लिख सकते हैं, क्योंकि एल्केनॉल नाम होता है तो प्रोपे नाल लिख सकते हैं। इसको और समझने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 CH3 हो गया। ठीक है, अगर हम नंबरिंग इस सिरे से करें, मान लिया ये A सिरा है या B सिरा है, अगर हम B सिरे से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, जो क्रियात्मक समूह CO है इसको 3 नंबर मिलेगा 1 2 3। अगर हम A सिरे से नंबरिंग करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, तो A सिरे वाली नंबरिंग को हम सही मानेंगे, यह सही मानी जाएगी। ठीक है, अब 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। 4 कार्बन क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। अब ब्यूट के बाद क्या आएगा? यहाँ पर क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसको ओन लिखा जाता है, तो ब्यूट 2 ओन लिख सकते हैं। या हमने IPS नाम बताया है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, और 2 नंबर जुड़ा है तो ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि हम जब भी कोई कार्बन यौगिक का नाम लिखने को आ जाए तो देखेंगे, ढूंढेंगे उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो हम ऐसी इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्रियात्मक समूह से ही शुरुआत होती है, जैसे CH3 CH2 COOH है, तो यहाँ क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो श्रृंखला का शुरुआत कार्बन क्रियात्मक समूह से ही करेंगे हम, और उसका नंबर सबसे कम देंगे, CH1 2 3 4। जब COOH होता है या CHO होता है, COOH होता है या COOH समूह होगा मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, या CHO मीन्स एल्डिहाइड होगा, तो नंबरिंग हम उसी कार्बन से शुरुआत करेंगे क्रियात्मक समूह से। तो इसके कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? हम ब्यूट लिखेंगे, और जो है सिलोज क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक अम्ल इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से 2 नियम हो गए। तीसरा नियम ये होता है, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम किस प्रकार से जो है उसकी नंबरिंग करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो यदि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो हम वरीयता देंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। किसको वरीयता देंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे और उनको कम से कम नंबर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सिरे मान लिए A और B,
यदि हम ए सीरीज से नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3, मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 नंबर मिल रहे हैं, 4 5। अगर बी सीरीज करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमारा डबल बॉन्ड जिस कार्बन जुड़ा है उसको 3 और 4 नंबर मिल रहे हैं। तो 3 और 4 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए ये गलत माना जाएगा, क्योंकि नंबर कम से कम मिलना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए सीरीज से नंबरिंग जो होगी वो सही मानी जाएगी। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या होता है? पेंट होता है। और पेंट में क्या करेंगे हम? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं तो पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन, और 2 लिखेंगे, कम वाला नंबर लिखा जाता है, या ऐसे लिख देंगे पेंट 2 इन लिख देंगे। ठीक है, ये रूल नंबर हो गया तुम्हारा कौन सा? 3। अब इसी प्रकार से अगला रूल हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 4 देखते हैं। क्या होता है कि यदि हमारे पास कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है COOH या CO या OH, तो हम वरीयता जो है क्रियात्मक समूह को देते हैं, मीन सबसे कम नंबर क्रियात्मक समूह देंगे। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। एक और एग्जांपल इसको लेके हम समझ सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम इस प्रकार से नंबरिंग कराएंगे। ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा। अगर बी सीरीज करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, और ए सीरीज करेंगे तो 1 2 2 नंबर मिल जाएगा। तो हमारा ए सीरीज से जो नंबरिंग होगी वो सही मानी जाएगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 2 आइन या पेंटाइन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें ना ही कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है और ना ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो हम किसे वरीयता देंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है तो वरीयता देंगे हम प्रतिस्थापी समूह, जो कि हाइड्रोजन हो सकते हैं या एल्किल समूह हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा है, या इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया हमने CH3 CH2 CH और मेथिल जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इनको वरीयता दी जाएगी। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि Cl को कम से कम नंबर में मिले। बी सीरीज करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, ए सीरीज करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी ए सीरीज करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, बी सीरीज करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ बी सीरीज वाली सही मानी जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा? और प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखा जाता तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। और कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्योंकि हेलो एल्केन होता है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पर क्या है? 4 कार्बन है और 2 नंबर से CH3 जुड़ा है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़े। हाई स्कूल में IPSC के आधार पर नियम तो बहुत से हैं। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो क्लास 11th में कार्बनिक यौगिकों की IPSC को और भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा, और भी अधिक क्रियात्मक समूह पढ़ाए जाएंगे, वहाँ नियम भी और भी विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। तो हमने मुख्य जो नियम आप लोगों के काम में आने वाले हैं वो हमने तुम्हें बता दिए। तो यहाँ पर वरीयता क्रम हम देखेंगे, तो वरीयता जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अगर नहीं है, क्रियात्मक समूह को फर्स्ट वरीयता देते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वरीयता जो क्रम होता है वो होता है तुम्हारा किसका? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता होगी, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता होगी। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह की वरीयता होगी। ठीक है, तो ये वरीयता क्रम होता है प्रतिस्थापी समूह की वरीयता। प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वो हमने बताए थे कि वरीयता कि प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं हाइड्रोजन हो सकते हैं, एल्किल समूह भी प्रतिस्थापी होते हैं, और जो ईथर होता है ये प्रतिस्थापी समूह में आता है। तो ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं। ठीक है, इनकी वरीयता सबसे लास्ट में होती है। तो अगर क्रियात्मक समूह है तो उसे पहले वरीयता देंगे, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर इनको देंगे। ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम लोग IPSC नाम लिखना अब सीखेंगे। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम लोग IPSC नामकरण पर पहुँच रहे हैं। तो
तो आईपीएससी नामकरण के लिए सबसे पहले आईपीएससी नामकरण का क्रम क्या होता है, एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे यदि उपस्थित है, नहीं उपस्थित है तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्ववर्ग लिख देंगे। पूर्ववर्ग मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ये लिखा जाएगा। फिर अगर बंध है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे विद नंबर। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होगा ओइक अम्ल, या सिरुलस है तो ओइक अम्ल, एल्कोहल है तो आल। तो इस प्रकार से ये एक क्रम होता है जो हमने बताया, जिसको हम लोग उदाहरण द्वारा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH, और ये Cl ले लिया, और ये CH2, और इसके आगे जोड़ दिया गया ये CHO, ठीक है, CHO जोड़ दिया गया। तो देखिए इस यौगिक को देखेंगे, समझेंगे। अब इसको इसमें देखेंगे कि क्रियात्मक समूह है या नहीं है। तो क्रियात्मक समूह CHO है तो नंबरिंग हम CHO की तरफ से करेंगे। ये हमने नियम बताया कि वरीयता क्रियात्मक समूह देते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापी समूह कौन होते हैं, हाइड्रोजन प्रतिस्थापी समूह होते हैं। Cl यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, तो इसका नाम सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस प्रतिस्थापी समूह का नाम होगा। तो Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो होगा। क्लोरो किस नंबर से जुड़ा है, 3 नंबर से जुड़ा है तो 3 क्लोरो हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर कार्बन परमाणु का पूर्वलग्न, तो पूर्वलग्न मतलब कार्बन परमाणु कितने हैं 1 2 3 4। इसका पूर्ण क्या होगा, कार्बन का 4 कार्बन है, 4 कार्बन पूर्ण होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, ठीक है। फिर इसके बाद द्विबंध की स्थिति या त्रिबंध, तो द्विबंध है नहीं तो लिखेंगे नहीं। फिर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या अल होता है, तो ब्यूट 1 अल या ब्यूटे नल, ऐसे नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, प्रतिस्थापी समूह का नाम, फिर कार्बन परमाणु संख्या, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है, उसके बाद क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH और ये CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस यौगिक में क्या है, एक डबल बॉन्ड है और क्रियात्मक समूह OH है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। हमने नंबरिंग जो है राइट साइड से इसलिए की, या ये टर्मिनल मान लेते हैं A और B 20 रेस इसलिए की क्योंकि 20 रेस नंबरिंग करने पर क्रियात्मक समूह OH को कम नंबर मिल रहा था, ठीक है। क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता तो हम 20 रेस करते, A रेस करते, तब हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते। अब इसमें क्या है, कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह का नाम नहीं लिखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे। कार्बन परमाणु कितने 5 हैं, 5 से क्या होगा पेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, द्विबंध या त्रिबंध के, द्विबंध हमारे पास डबल बॉन्ड है तो क्या होगा ब्यूट 3 इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो है 3 नंबर कार्बन से है तो 3 इन विद पोजीशन लिखेंगे। अब इसके बाद क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या है अल्कोहल, अल्कोहल क्या लिखते हैं ऑल, तो किस नंबर जुड़ा है 2 नंबर से तो ब्यूट 2 ऑल, इसका ये नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 2 ऑल, ऐसे नाम हो जाएंगे इसके। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 OH कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसका आईपीएससी नाम हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग 1 2 3 अल्कोहल्स कर दिए हमने, ठीक है। अब अल्कोहल से नंबरिंग कर दी, OH से नंबरिंग कर दी, OH जिसका कार्बन जुड़ा था उसको हमने सबसे कम नंबर दे दिया। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो छोड़ दीजिए। कार्बन कितने हैं 3 कार्बन क्या होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप। इसके बाद द्विबंध त्रिबंध है नहीं, छोड़ दिए। क्रियात्मक समूह क्या है OH, OH का अणु क्या होता है आल, आईपीएससी नाम क्या होता है प्रोपेनॉल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल में OH किस नंबर जुड़ा है 1 नंबर जुड़ा है तो प्रोपेनॉल 1 इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 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 COOH, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखेंगे नियम के अनुसार क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नंबरिंग हम क्रियात्मक समूह से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो इसलिए उसका नाम लिखा नहीं जाएगा, कार्बन लिखे जाएंगे। कार्बन कितने हैं 5 कार्बन से क्या होता है, 5 कार्बन से क्या होता है बताएंगे, 5 कार्बन से होता है पेंट, क्या होता है पेंट। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो छोड़ दीजिए।
फिर इसके बाद क्या है, क्रियात्मक समूह है सिर्बोलोएच को क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो आईपीएससी में क्या होता है, एल्केनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। तो ये इस प्रकार से आईपीएससी नाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्रम अगर आपने सही से याद कर लिया है, आईपीएससी नामकरण का चार्ट याद कर लें, नियम याद कर लें और ये क्रम याद कर लें, तो कोई भी कठिन नहीं आईपीएससी जो आप लोग पेपर में ना बना पाएँ। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। हमने लिखा CH3 CH2 CO CH3। अब देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है, तो क्रियात्मक समूह क्या है, CO हो गया। क्रियात्मक समूह क्या हो गया, CO हो गया। अब क्रियात्मक समूह चूंकि उपस्थित है यहाँ पर, तो क्रियात्मक समूह होने के कारण यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दें सभी लोग, जो है यहाँ पर A टर्मिनल B टर्मिनल, तो B टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग हमारी 20 रे वाली सही मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापित समूह इसमें है नहीं, इसलिए इसका नाम लिखा नहीं जाएगा। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 4 है। 4 कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन से बताएं क्या होता है, 4 कार्बन से होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट होता है। अब क्रियात्मक समूह क्या है, CO। CO को क्या कहते हैं, कीटोन। कीटोन का श्रेणी अणु क्या होता है, ओन। तो क्या होगा, ब्यूटेनोन। किस नंबर से, 2 नंबर से, ब्यूटेनोन 2, या ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूट लिख सकते हैं, 2 से ओन जो है तो ब्यूट 2 ओन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक यौगिक है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो वरीयता किसको देंगे, हम डबल बॉन्ड को देंगे। और टर्मिनल A और B 2 होंगे। अगर हम A सीरीज नंबरिंग कराते तो 1 2 3 4 मतलब 3 नंबर डबल बॉन्ड युक्त कार्बन को मिलेगा। अगर 20 रे कराएंगे तो एक ही नंबर मिल जाएगा, तो 20 रे वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। अब प्रतिस्थापित समूह इसमें उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह का नाम नहीं लिखेंगे, कार्बन परमाणु पूर्णांक लिखा जाएगा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध का अनुलग्न। तो द्विबंध है यहाँ पर, द्विबंध का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, या क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। अगर हम B टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर मिलेगा जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है। अगर A सीरीज करें तो 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो हमारी A सीरीज वाली जो नंबरिंग होगी वो सही मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ प्रतिस्थापित समूह है, प्रतिस्थापित समूह का मतलब जिसको कोई नंबर ना मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है, तो हम नंबरिंग नाम किसका लिखेंगे, कार्बन का लिखेंगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 5 हैं कार्बन। 5 कार्बन पर क्या होता है, पेंट होता है। क्या होगा, पेंट होगा। अब पेंट के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे बंध की स्थिति। बंध क्या है, बंध है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नंबर क्या, किस नंबर जुड़ा है, 2 नंबर जुड़ा है, तो पेंट 2। और इसको अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है, तो पेंट 2 आयन या पेंटाइन 2 इसका नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH और ये CH3 ये हो गया, CH2 ये हो गया CH3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर CH3 जुड़ा है। CH3 एक एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप कल पढ़ाए थे हमने, एल्किल ग्रुप हमने शुरुआत में जब शुरुआत की थी इस वीडियो की, तो शुरुआत में पढ़ाया हुआ था कि CH3 क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापित समूह है, इसको कम से कम नंबर देंगे। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तब इसको कम से कम नंबर देंगे। अगर क्रियात्मक समूह होगा तो इसको कोई भी नंबर मिले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग में इसको 2 नंबर मिला हुआ है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, कि प्रतिस्थापित समूह का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो हो जाएगा 2 मेथिल। क्या होगा, 2 मेथिल होगा। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, तो ब्यूटे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। एल्केन हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास CH3 CH2O CH3।
तो O जो है ईथर होता है और इसका IPSC नाम हमने बताया था एल्कॉक्सी एल्केन होता है। तो ये वाला हिस्सा एल्कॉक्सी पढ़ा जाएगा और ये वाला हिस्सा एल्केन पढ़ा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को एथॉक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। और इसको एल्केन पढ़ेंगे। 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेन, एथॉक्सी मेथेन। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10 नंबर देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और लिख दिया COOH, ऐसे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, क्रियात्मक समूह है, तो वरीयता किसे देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे, सॉरी क्रियात्मक समूह देंगे, डबल बॉन्ड को नहीं देंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता तो डबल बॉन्ड को देते। जैसे यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं था तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी। अगर क्रियात्मक समूह है तो डबल बॉन्ड को वरीयता नहीं देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, प्रतिस्थापित समूह नहीं है, तो कार्बन परमाणु का पूर्ण क्या होगा? 4 से ब्यूट होगा। क्या होगा? ब्यूट होगा। और डबल बॉन्ड का पूर्वलग्न लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड का पूर्ण क्या होगा? 2 इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल सिलोज का क्या होता है? ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड हो जाएगा, 1 ओइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH के साथ हमने यहाँ पर Br जोड़ दिया और ये CH के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया और ये CH3। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ Br भी OH है, तो नंबरिंग हम अगर A सीरीज करें, ये A टर्मिनल है हमारा, ये B टर्मिनल है। अगर A टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे तो Br को 2 नंबर मिलेगा, OH को 3 नंबर मिलेगा। लेकिन हमारा क्रियात्मक समूह OH है तो OH को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यदि हम B सीरीज से नंबरिंग करेंगे तो OH को कम नंबर मिलेगा। ये नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापित समूह आ गया Br, और प्रतिस्थापित समूह का नाम पहले लिखेंगे तो क्या होगा? 3 ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो हो जाएगा। 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा, है ना। और OH को क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल पढ़ते हैं। तो ब्यूटे एल्कोहल जब क्रियात्मक समूह होता है तो उसका IPSC नाम एल्केनॉल होता है। तो ब्यूटेनॉल या ब्यूट-1-ऑल लिख सकते हैं, सॉरी ब्यूट-2-ऑल लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि ब्यूटे एल्केनॉल IPSC नाम होता है तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है एक यौगिक है CH3 CH और यहाँ पर आ गया आपका CH3, ये CH2 और ये हो गया CHO। CHO मीन्स क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन साथ में लगा हुआ प्रतिस्थापित समूह। क्या लगा हुआ है? प्रतिस्थापित समूह भी लगा हुआ है। तो इसका IPSC नाम देखिए क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा? अब जो है इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापित समूह क्या है? CH3 है। तो CH3 का नाम क्या होता है? CH3 का नाम होता है प्रतिस्थापित समूह CH3 का हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मेथिल होता है। तो क्या होगा? 3 मेथिल हो जाएगा। कार्बन 4 हैं तो ब्यूट हो जाएगा। और CHO का अल लिखते हैं तो ब्यूट-1-अल या IPSC नाम ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से और 2 एग्जाम्पल देखते हैं। 30 नंबर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br CH3। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड भी है और Br भी है। तो देखिए Br क्या प्रतिस्थापित समूह है, डबल बॉन्ड की वरीयता Br से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग B सीरीज करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को। अगर हम A सीरीज नंबरिंग करते हैं तो 1 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबरिंग हमारी क्या होगी? सही मानी जाएगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित समूह का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर कार्बन परमाणु का पूर्वलग्न, फिर द्विबंध की स्थिति। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो हो जाएगा। और 4 ब्रोमो होने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है, 5 कार्बन से पेंट होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं तो पेंट 2
इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट टू इन हो जाएगा। ठीक है, या पेंटीन 2 लिख सकते हैं। पेंटीन 2 भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब होता है तो एल्कीन पढ़ा जाता है, तो पेंटीन और डबल बॉन्ड जुड़ा है 2 नंबर से, तो पेंटीन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने का, आईपीएससी नाम समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। हमने लिख दिया CH3 इसके बाद CH2 CH और H के साथ में डबल बॉन्ड आ गया, CH और आगे CH2 के साथ में OH जोड़ दिया। ठीक है, OH जोड़ दिया गया। यहाँ पर कार्बन एक थोड़ा सा कम करते हैं, इस प्रकार से ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नाम बताएं क्या होगा, इसका नाम बताएं क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड है, तो वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे या क्रियात्मक समूह। अगर डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह नहीं होता तो डबल बॉन्ड वरीयता देते, लेकिन चूंकि क्रियात्मक समूह है OH, इसलिए इसको वरीयता देंगे। तो 1 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी 4 होने के कारण इसे क्या लिखा जाएगा? ब्यूट लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है किस नंबर से? 2 नंबर से, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, और OH क्रियात्मक समूह है तो 1 आल हो जाएगा। 1 आल, ब्यूट 2 इन 1 आल। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक रसायन का जो है, कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी के बारे में बहुत ही विस्तार से सीखा। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।